हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लेक्चर में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग ज्योग्राफी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं, चैप्टर नंबर 2 कृषि। हम लोग कल देखे थे इसका पार्ट 1, ठीक है। कल हम इसका वीडियो अपलोड हुआ था आप लोग का पार्ट 1 का, ठीक है। पार्ट 1 किए थे इसका हम लोग। आज हम लोग इसका पार्ट 2 करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 2 का पार्ट 2 है ये कृषि का, ठीक है। कृषि का हम लोग ये पार्ट 2 है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़, ठीक है। सब्सक्राइब कर लीजिए, 4000 सब्सक्राइबर जल्दी से पूरा आप लोग कर दीजिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पिछले लेक्चर में हम लोग 35 क्वेश्चन कर चुके थे और उसके बाद 35 क्वेश्चन इस लेक्चर में करेंगे। टोटल इस यूनिट से हम लोग, इस चैप्टर से हम लोग 70 क्वेश्चन करने वाले हैं। देखिए यहाँ तक हम लोग कर लिए थे, ठीक है। यहाँ तक हो गया था और 36 नंबर क्वेश्चन आप लोग को जो है दिया गया था होमवर्क में, ठीक है। 36 नंबर क्वेश्चन आप लोग को होमवर्क में दिया गया था। ऑप्शन क्या था क्वेश्चन कि उत्तर प्रदेश और बिहार में रागी को किस नाम से जाना जाता है, तो इसका आप लोग को होमवर्क में बताना था, ठीक है। बहुत सारे बच्चों ने इसका रिप्लाई दिया था, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। देखिए तो, और आप लोग को अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम पे ज्वाइन हो सकते हैं। आप लोग का मर्जी है, ठीक है। टेलीग्राम पे आप लोग ज्वाइन हो जाइए। पीडीएफ के लिए लिंक आप लोग को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा टेलीग्राम का, और वहाँ पे आप लोग को पीडीएफ मिला हुआ रहेगा। ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2 लिखा हुआ रहेगा। आप लोग थोड़ा सा सर्च करके देख लीजिएगा। फाइल्स में जाकर फाइल वाले सेक्शन में वहाँ पर आप लोग को बहुत सारा पीडीएफ मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ये क्वेश्चन बोल रहा है कि उत्तर प्रदेश और बिहार में रागी को किस नाम से जाना जाता है। जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए सभी के पास, ठीक है। 7 बजे डेली का आप लोगों को लेक्चर आप लोग को आता है। 7 बजे डेली आप लोग को आता है, और कोशिश करेंगे कि अब 2 लेक्चर आप लोग को डेली प्रोवाइड किया जाए, ठीक है। 2 लेक्चर डेली प्रोवाइड किया जाए, ठीक है। अब सब्जेक्टिव के ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान देने का कोशिश अभी ट्राई कर रहे हैं, थोड़ा सा उसी के ऊपर चल रहा है, ठीक है। थोड़ा सा वही सब देख रहे हैं आप लोग सब्जेक्टिव के लिए भी ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। तो बोल रहा है कि उत्तर प्रदेश और बिहार में पीडीएफ वगैरह बन रहा है, तो उसी में थोड़ा सा लेट लग रहा है, ठीक है। बोल रहा है कि उत्तर प्रदेश और बिहार में रागी को किस नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन क्या है कि महुआ, मधुआ, मरुआ या मछुआ। बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 36 का। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश और बिहार में रागी को किस नाम से जाना जाता है, तो मरुआ के नाम से जाना जाता है। मरुआ का रोटी खाए होंगे आप लोग, सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मरुआ का रोटी कौन कौन खाए हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। मरुआ का रोटी कैसा होता है, कैसे आप लोग खाए हैं या नहीं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। कि उत्तर प्रदेश और बिहार में रागी को किस नाम से जाना जाता है, तो मरुआ कहा जाता है, ठीक है। मरुआ का रोटी होता है, उसको खाया जाता है, बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि इनमें से कौन दलहन की फसल नहीं है। इनमें से कौन दलहन की फसल नहीं है। ऑप्शन है चना, अरहर, बाजरा या मसूर। बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इनमें से कौन दलहन की फसल नहीं है। अब आप लोगों को क्या किया जाएगा कि आप लोगों को पहले पूरा चैप्टर को पढ़ाया जाएगा। पहले अभी सारा ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं, उसके बाद पहले फिर आपको चैप्टर्स को पूरा चैप्टर लाइन बाय लाइन पढ़ाऊँगा। उसके बाद फिर से एक बार ऑब्जेक्टिव का सेशन स्टार्ट होगा। उसके बाद फिर से ऑब्जेक्टिव का सेशन स्टार्ट होगा, तब और मज़ा आएगा पढ़ने में, ठीक है। तो पहले इसको देख लेते हैं, इसको पूरा आप लोग को कंप्लीट कर देंगे, उसके बाद वहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। बोलता है कि बहुत जल्दी हो जाएगा, ज़्यादा दिन नहीं, 15-20 दिन में आप लोग को पूरा कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। 20 दिन का टारगेट में आप लोग पूरा सब्जेक्ट खत्म कर देंगे, ठीक है। 2 वीडियो अपलोड करके। बोलता है कि इनमें से कौन दलहन की फसल नहीं है, तो ऑप्शन है चना, अरहर, बाजरा या मसूर। बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इनमें से कौन दलहन की फसल नहीं है। 37 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो सी नंबर हो जाएगा बाजरा, ठीक है। सी नंबर हो जाएगा बाजरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि चाय किस प्रकार की कृषि फसल है। चाय किस प्रकार की कृषि फसल है। ऑप्शन है रोपण, निर्वाहन, दुग्ध या रबी। बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 38 का। चाय किस प्रकार की कृषि का फसल है, तो रोपण कृषि का फसल है, ठीक है। ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखता है। 39 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि अरेबिका और रोबस्टा किस फसल के प्रकार हैं। अरेबिका और रोबस्टा किस फसल के प्रकार है। ऑप्शन है गन्ना, तंबाकू, कहवा या गेहूँ। बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। अरेबिका और रोबस्टा किस फसल के प्रकार हैं। 39 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो 39 का सी हो जाएगा कहवा, ठीक है। कहवा मतलब कि कॉफ़ी होता है, ठीक है। कहवा मतलब कि कॉफ़ी होता है, याद रखिएगा अच्छा से। कॉफ़ी आप लोग पिए होंगे ना, पिए नहीं होंगे तो जानते होंगे नाम ना, कि शादी ब्याह में क्या मिलता है, कॉफ़ी मिलता है, ठीक है। तो अरेबिका और रोबस्टा किस फसल के प्रकार हैं, तो अरेबिका और रोबस्टा जो है कहवा फसल के प्रकार है। कहवा मतलब कि कॉफ़ी शादी ब्याह का सीज़न में, अभी शादी ब्याह का सीज़न चल ही रहा है, वहाँ खूब कॉफ़ी पी रहे होंगे आप लोग, ठीक है। ज़्यादा नहीं पीजिएगा। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि असम में चाय के कितने बागान हैं। असम में चाय के कितने बागान हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI है। इसका डाटा थोड़ा बहुत चेंज होते रहता है, लेकिन जो बता देते हैं उसको याद रखिएगा, ठीक है। कि असम में चाय के कितने बागान हैं 40 का, तो ऑप्शन है 300, 350, 750 या 700। बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। असम में चाय के कितने बागान हैं, तो 750 है, ठीक है। सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ज़्यादा उधर उधर भटकना नहीं है, एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आ जाएगा तो 750 आप लोग को मार के आ जाना है, ठीक है। 750। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
हैं 41 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि कपास उत्पादन में एक गांठ कितना किलोग्राम होता है। ठीक है, कपास के उत्पादन में एक गांठ कितना किलोग्राम होता है। कपास उत्पादन में एक गांठ कितना किलोग्राम होता है। तो ऑप्शन 170, 135, 140 या 149 किलोग्राम होता है। बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 41 का। तो आप लोग का ए हो जाएगा 170 किलोग्राम। ठीक है, अभी इसको आप लोग एक बार फिगर को आप लोग देख लीजिए कि कैसे क्या है, मतलब कि सब कुछ अगर आप लोग बस उतना याद व्याद नहीं करना है, आप लोग को थोड़ा बहुत इसको बस नज़र एक बार डाल देना है। ठीक है, उसके बाद आप लोग को जो चैप्टर वाइज आप लोग को पढ़ाया जाएगा सारा एकदम, मतलब कि चैप्टर वाइज बिल्कुल कराएंगे। ठीक है, आप लोग को समझाएंगे एक एक चीज़ को, एक एक पॉइंट को आप लोग को समझाएंगे, लाइन बाय लाइन आप लोग को बुक से पढ़ाया जाएगा। उसको आप लोग देख लीजिएगा, बिल्कुल 100% देखिएगा, नहीं उसको देखिएगा तो बहुत पछताइएगा। ठीक है, आप लोग को लाइन बाय लाइन पढ़ाया जाएगा बुक से, उसको उसमें जो चीज़ें जैसे कि गांठ है, ये सब क्या चीज़ें हैं, तो इस सब को उसमें बहुत अच्छा से एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पे भी एक्सप्लेन कर ले लेंगे तो बहुत सारा टाइम लग जाएगा। ठीक है, इसीलिए वहाँ पे आप लोग को बहुत अच्छा से एक्सप्लेन करेंगे। तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस बार आप लोग को बोर्ड की तैयारी बहुत अच्छी से तरीक़ा से कराया जाएगा। ठीक है, बोर्ड का तैयारी आप लोग को 2024 का एग्ज़ाम का तैयारी बहुत अच्छा से तैयारी कराया जाएगा। आप हमारे साथ बने रहिए। ठीक है, बने रहिए, थोड़ा सा आप लोग भी सपोर्ट दिखाइए, तभी ना हम आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तभी ना आप लोग के लिए अच्छा से अच्छा कंटेंट आप लोग को उपलब्ध कराएंगे। ठीक है, और कहीं पे अगर कुछ प्रॉब्लम लगता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि हाँ सर यहाँ पे प्रॉब्लम है, आप इस तरह से सुधारिए या फिर ऐसे हम लोग को चाहिए। तो आप लोग बताइएगा अपना सजेशन कि क्या है, तभी ना हम उसको अगर सुधारेंगे। आप लोग बताएंगे ही नहीं तो उसको सुधारेंगे कैसे। ठीक है, तो अब चलिए यहाँ पे देखते हैं। बोलता है कि कपास उत्पादन में एक गांठ कितने किलोग्राम होता है। तो 41 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो 170 किलोग्राम होता है। ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 41 का ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 42 नंबर 70 क्वेश्चन है। ठीक है, टोटल 70 है, तो हम लोग आज 36 से स्टार्ट किए हैं। ठीक है, 35 क्वेश्चन करना है। तो बोलता है कि भारत का जूट क्षेत्र किसे कहा जाता है। भारत का जूट क्षेत्र किसे कहा जाता है। 42 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो पश्चिम बंगाल को भारत का जूट क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, 42 का ए नंबर हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। भारत का जूट क्षेत्र किसे कहा जाता है, तो पश्चिम बंगाल को ए नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 43 नंबर बोलता है कि कपास की खेती के लिए कितना दिन पाला रहित होना चाहिए। कि कपास की खेती के लिए कितना दिन पाला रहित होना चाहिए। ऑप्शन बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 210, 102, 350 या 143। 43 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो 43 का आप लोग का ए हो जाएगा 210। ठीक है, कपास की खेती के लिए कितना दिन पाला रहित होना चाहिए, तो 210 दिन होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद आप लोग को सारा होने के बाद, सारा चीज़ कंप्लीट करने के बाद फिर से आप लोग को एक बार जब सब्जेक्टिव आप लोग को पढ़ा दिया जाएगा, सब्जेक्टिव आप लोग को पूरा बुक से आप लोग को लाइन बाय लाइन पढ़ाने के बाद फिर से इसी पीडीएफ को फिर से आप लोग को पढ़ाएंगे लाइव क्लास में आकर। ठीक है, लाइव में आकर फिर से पढ़ाया जाएगा। वेट कोई, तो हम लोग देख रहे थे कपास की खेती के लिए कितना दिन पाला रहित होना चाहिए। सॉरी एक सेकंड, यही क्वेश्चन पे था हम लोग, रुकिए। देखिए यहाँ तक हम लोग कर लिए थे कि कपास उत्पादन में एक गांठ कितना किलोग्राम होता है। कपास उत्पादन में एक गांठ कितना किलोग्राम होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया 170 किलोग्राम होता है। एक गांठ में 170 किलोग्राम होता है। 41 का ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि भारत का जूट क्षेत्र किसे कहा जाता है। भारत का जूट क्षेत्र किसे कहा जाता है। ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा या छत्तीसगढ़। बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ये भी शायद हो गया था क्वेश्चन कि भारत का जूट क्षेत्र किसे कहा जाता है। 42 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो पश्चिम बंगाल। ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि कपास की खेती के लिए कितना दिन पाला रहित होना चाहिए। कि कपास की खेती के लिए कितना दिन पाला रहित होना चाहिए। ऑप्शन है 210, 102, 350 या 143 दिन। बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। कपास की खेती के लिए कितना दिन पाला रहित होना चाहिए। 43 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो 210 दिन पाला रहित होना चाहिए। ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर। एकदम डायरेक्ट बोलना है कि 210 दिन पाला रहित होना चाहिए, एकदम जोश में। ठीक है, ठीक है, कपास की खेती के लिए कितना दिन पाला रहित होना चाहिए, 210 दिन होना चाहिए। ठीक है, एकदम पढ़ाई में लगन एकदम होना चाहिए, एकदम जोश के साथ पढ़िए कि एकदम कबाड़ देना है एकदम पूरा। ठीक है, कबाड़ देना, एकदम टॉपर लिस्ट में अपना नाम लाना है एकदम। ऐसा आप लोग एकदम सोच लीजिए कि टॉपर लिस्ट में एकदम नाम लाना है। उसी हिसाब से एकदम पढ़ाई आज से शुरू कर दीजिए। डे 1 से सोचिए कि आज से हमको एकदम, अगर कुछ भी नहीं पढ़े अभी तक भी तो फिर भी आज से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, आज से स्टार्ट कर दिए, बहुत टाइम अभी नहीं गया है। ठीक है, कुछ टाइम ही नहीं गया है अभी से भी अगर पढ़ना शुरू कर दिए तो आप टॉप करने से कोई नहीं रोकेगा। ठीक है, टॉप करने से कोई नहीं रोकेगा। कम से कम
इतना तो गारंटी दे रहे हैं कि अगर आज से ही अच्छा से अगर पढ़ने लगे, एकदम गारंटी के साथ हम बोलते हैं कि 80% कोई नहीं रोकेगा, 80% प्लस, 80%, 85% प्लस कोई नहीं रोकेगा, ठीक है, 85% प्लस कोई नहीं रोकेगा आप लोग का, ठीक है। 400 450 नंबर तो ऐसे ही आ जाएगा अगर अच्छा से पढ़ना आज से शुरू कर दिए तब। एकदम लगन से बुक को पढ़िए, किताब पढ़िए, बुक अगर नहीं समझ में आ रहा तो यूट्यूब पर बहुत वीडियो है, उसके बाद मैं तो आप लोग के लिए लेकर आ ही रहा हूँ। बुक को आप लोग पढ़िए, बुक को पढ़ने नहीं समझ में आया तो फिर ये कहीं से आप लोग देखिए, उसके बाद उसका ऑब्जेक्टिव मारिए, ऑब्जेक्टिव फिर 1 से 2 बार मारिए, फिर बुक से देखिए ऑब्जेक्टिव को। अब कुछ नहीं समझ में आया तो उसको अलग कॉपी में लिख के रखिए। उसके बाद अपने कोई टीचर होंगे ऑफलाइन में या फिर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, आप लोगों को एक नंबर प्रोवाइड किया जाएगा, धीरे धीरे आप लोग कुछ टाइम वेट करिए, ठीक है। तो आप लोग संपर्क करके अपना सारा डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। लाइव क्लास भी जल्द से जल्द हम शुरू करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है 44 नंबर क्वेश्चन, थोड़ा सा मोटिवेशन का ज़रूरत रहता है आप लोग को, तो इसलिए मोटिवेशन दे देते हैं, ठीक है। तो इसलिए आप एकदम जोर तोड़ से पढ़ाई एकदम शुरू करिए। चलिए ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, यहाँ देखते हैं, ठीक है। हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बोलते हैं कि आंध्र प्रदेश किस फसल के उत्पादन में अग्रणी है? आंध्र प्रदेश किस फसल के उत्पादन में अग्रणी? ऑप्शन है तिल, तंबाकू, सरसों या नारियल। बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 44 का बी नंबर हो जाएगा तंबाकू में, ठीक है। तंबाकू में बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर। किस फसल के उत्पादन में अग्रणी मतलब किस आगे है, सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, तो किस फसल में सबसे ज़्यादा होता है, तो तंबाकू में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 45 नंबर बोलता है कि बिहार का कौन सा क्षेत्र तंबाकू उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? बिहार का कौन सा क्षेत्र तंबाकू उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? सबसे ज़्यादा तंबाकू कहाँ पर होता है? तो मध्य प्रदेश में, ठीक है, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा तंबाकू होता है उत्पादन। उसके बाद बिहार का कौन सा क्षेत्र तंबाकू उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो बिहार का कौन सा क्षेत्र तंबाकू उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है पूर्णिया, बक्सर, समस्तीपुर या बाढ़। बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 45 का, तो समस्तीपुर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। समस्तीपुर, सी नंबर याद रखिएगा, समस्तीपुर आप लोग का तंबाकू उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। प्रसिद्ध है मतलब कि वहाँ पर ज़्यादा उत्पादन होता होगा, ठीक है। 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोलता है कि इनमें कौन सिल्क की किस्म नहीं है? इनमें कौन सिल्क की किस्म नहीं है? ऑप्शन मलबरी, मूंगा, केसर, ईरी। बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें कौन सिल्क की किस्म नहीं है? बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 46 का करेक्ट आंसर आप लोग का हो जाएगा केसर, ठीक है। केसर, सी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सिल्क की किस्म नहीं है तो केसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि दक्षिण भारत का सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन है? दक्षिण भारत का सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन है? बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए दक्षिण भारत आप लोग का ये हो जाएगा, ठीक है। इतना जो नीचे का पार्ट होता है भारत का, नीचे का पार्ट होता है, ऐसे कुछ भारत होता है लगभग, ठीक है, लगभग ऐसे भारत है, तो ऐसे ये जो नीचे का पार्ट है यहाँ से, ठीक है, ये जो नीचे का पार्ट है ये आप लोग का दक्षिण भारत कहलाता है, और ऊपर का जो पार्ट है इसको आप लोग का उत्तर भारत कहलाता है, ठीक है। ऊपर में उत्तर भारत, नीचे में दक्षिण भारत, इतना आप लोगों को समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो दक्षिण भारत का सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? ये क्वेश्चन हम लोग पार्ट 1 में भी शायद किए थे लगभग, ठीक है। तो 47 का ए हो जाएगा महाराष्ट्र, ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए नंबर महाराष्ट्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन बोलता है गन्ना अनुसंधानशील किस शहर में है? गन्ना अनुसंधानशीला किस शहर में है? गन्ना अनुधानशीला किस शहर में है? बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है सलेम, हासन, कोयम्बटूर या कन्याकुमारी। बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 48 डी नंबर ऑप्शन है कन्याकुमारी। 48 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो कोयम्बटूर, सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोयम्बटूर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 49 नंबर बोलता है कि गन्ना की केंद्रीय अनुसंधानशिला कहाँ स्थापित है? गन्ना की केंद्रीय अनुसंधानशिला कहाँ स्थापित है? ऑप्शन है कि बेतिया, लखनऊ, कानपुर या भोपाल। बताइए कहाँ पे स्थापित है गन्ना की केंद्रीय अनुसंधानशिला? बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 49 का, 49 का बी हो जाएगा लखनऊ, बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा लखनऊ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि सस्य गहनता को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। सस्य गहनता को प्रभावित करने वाला कारक नहीं, ऑप्शन है सिंचाई, यंत्रीकरण या जनसंख्या या कीटनाशक। बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 50 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सस्य गहनता को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है 50 का, तो सी हो जाएगा जनसंख्या, ठीक है। 50 का आप लोग का सी हो जाएगा जनसंख्या, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए सस्य गहनता को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है तो जनसंख्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 51 नंबर बोलता है कि वर्षा ऋतु की फसल को क्या कहा जाता है? वर्षा ऋतु की फसल को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है रबी, खरीफ, जायद, अगहनी। बताइए सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर 51 को, तो वर्षा ऋतु का फसल को क्या कहा जाता है? तो खरीफ कहा जाता है, ठीक है। बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा खरीफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 52 नंबर बोलता है
कि हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा है। हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा है। तो ऑप्शन है धान, तेलहन, गेहूं या ज्वार। बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 52 का। तो आप लोग का गेहूं पर सबसे अधिक पड़ा है, ठीक है। हरित क्रांति का ग्रीन रिवोल्यूशन इंग्लिश में बोलते हैं, ग्रीन रिवोल्यूशन का सबसे अधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा। तो गेहूँ पर, सी नंबर याद रखिएगा, गेहूँ पर याद रखिएगा, एकदम कान में भर लीजिए, दिमाग में, ठीक है। एक कान से दूसरा कान से निकालिएगा मत, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दाल किसका मुख्य स्रोत है। दाल किसका मुख्य स्रोत है। ऑप्शन है विटामिन, प्रोटीन, मिनरल या वाटर। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन भी है, ठीक है। यही सब इजी क्वेश्चन आप लोग को सुने होंगे घर में भी आप लोग की, ठीक है। दाल किस चीज़ का मुख्य स्रोत है, ठीक है। बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। दाल सब लोग पीता भी है, ठीक है। तो दाल किसका मुख्य स्रोत है। तो बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 50। मुख्य स्रोत पूछ रहा है, उसमें सबसे ज़्यादा किस चीज़ का मात्रा होता है। तो 53 का आप लोग का हो जाएगा प्रोटीन का मात्रा बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। दाल में सबसे ज़्यादा प्रोटीन का मात्रा होता है। बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दाल में प्रोटीन का मात्रा बहुत अच्छा होता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा मुख्य स्रोत वही है। चलिए 54 नंबर बोलता है कि अनानास उत्पादन में अग्रणी है। अनानास उत्पादन में अग्रणी मतलब कि आगे है, कौन सा राज्य है, ठीक है। मेघालय, त्रिपुरा या कर्नाटक या केरल। बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। त्रिपुरा या कर्नाटक या केरल। बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 54 का। तो ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेघालय। अनानास उत्पादन में अग्रणी है मेघालय, ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोलता है कि 55 नंबर की धान का वार्षिक उत्पादन देश में कितना है। धान का वार्षिक उत्पादन, वार्षिक एक साल में कितना उत्पादन होता है धान में, देश में मतलब भारत में धान जो है एक वर्ष में कितना उत्पादन होता है। 9 करोड़ टन, 29 करोड़ टन या 5 करोड़ टन या 13 करोड़ टन। बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 55 का। 55 का ए हो जाएगा 9 करोड़ टन, ठीक है। धान का वार्षिक उत्पादन देश में कितना होता है। तो 9 करोड़ टन होता है, ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 56 नंबर देखते हैं। बोलता है कि देश में चावल का प्रति हेक्टेयर उत्पादन लगभग कितना है। देश में चावल का प्रति हेक्टेयर उत्पादन लगभग कितना है। देश में चावल का प्रति 1 हेक्टेयर में, ठीक है, 1 हेक्टेयर में चावल का कितना उत्पादन होता है लगभग। तो ऑप्शन है 1500 किलोग्राम, 1990 किलोग्राम या 35,000 किलोग्राम, 3,500 किलोग्राम, सॉरी 3,500 किलोग्राम या 500 किलोग्राम। बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। देश में चावल मतलब धान का प्रति हेक्टेयर 1 हेक्टेयर में कितना उत्पादन होता है, लगभग कितना उत्पादन होता है। 56 का, तो 1990 किलोग्राम उत्पादन होता है, बी नंबर करेक्ट आंसर। ये सब बुक का डाटा है, ठीक है। 57 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि धान की खेती के लिए वर्षा की मात्रा कितनी उपयुक्त है। धान की खेती के लिए वर्षा की मात्रा कितनी उपयुक्त होनी चाहिए। तो 100 से 110 सेंटीमीटर या 50 से 100 सेंटीमीटर या 100 से 150 सेंटीमीटर या 100 से 200 सेंटीमीटर। बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 57 का। तो 100 से 200 सेंटीमीटर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी नंबर। धान की खेती के लिए वर्षा की मात्रा कितनी उपयुक्त है। तो 100 से 200 सेंटीमीटर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 58 नंबर बोलता है कि गेहूं का वार्षिक उत्पादन देश में कितना है। गेहूं का वार्षिक उत्पादन देश में कितना। ऑप्शन है 7 करोड़ टन से कम, 7 करोड़ टन से ऊपर या 18 करोड़ टन से ऊपर या 5 लाख टन से ऊपर। बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। गेहूँ का वार्षिक उत्पादन देश में कितना है। वार्षिक उत्पादन पूछ रहा है 58 का। गेहूं का, जैसे कि चावल का पूछा था ना वार्षिक उत्पादन कितना है देश में, तो उसी तरह से गेहूं का वार्षिक उत्पादन 58 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 58 का। तो बी हो जाएगा 7 करोड़ टन से ऊपर है, ठीक है। 7 करोड़ टन से ऊपर है, बी नंबर पूरे देश में, ठीक है। 7 करोड़ टन से ऊपर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 59 नंबर बोलता है कि देश में कपास का वार्षिक उत्पादन कितनी गांठ है। देश में कपास का वार्षिक उत्पादन कितनी गांठ है। ऑप्शन है 130 लाख या 246 लाख या 75 लाख या 185 लाख। बताइए कपास का वार्षिक उत्पादन कितनी गांठ है और एक गांठ में कितना हुआ था, एक गांठ में कितना था। बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका। बताइए एक गांठ में कितना है, आप लोग का क्वेश्चन में बताया गया है, ठीक है। एक गांठ में कितना है, ठीक है। तो 59 का इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 59 का। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि देश में कपास का वार्षिक उत्पादन कितनी गांठ है और एक गांठ में कितना होता है। तो ठीक है 59 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। आप लोग देखिए यहाँ पे आंसर दिया हुआ है कि आप लोग का 185 लाख, ठीक है। 185 लाख, ठीक है। 185 लाख है, ठीक है। 185 लाख। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि देश में गेहूं का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सर्वाधिक कितना है। देश में गेहूं का प्रति हेक्टेयर उत्पादन, प्रति हेक्टेयर हर 1 हेक्टेयर में कितना उत्पादन होता है देश में गेहूं का, ठीक है। 60 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 2800 किलोग्राम, ठीक है। बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 2800 किलोग्राम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 61 नंबर बोलता है कि गेहूँ का प्रति हेक्टेयर उत्पादन देश में कितना है। शायद ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है।
सर्वाधिक सबसे अधिक, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस समझिए। देश में गेहूं का प्रति हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर में सबसे अधिक कितना होता है, सबसे अधिक कितना 1 हेक्टेयर में सबसे ज़्यादा से ज़्यादा कितना सर्वाधिक उत्पादन हुआ है देश में गेहूं का। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, तो 2800 किलोग्राम सबसे ज़्यादा हुआ है 1 हेक्टेयर में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 61 बोलता है गेहूँ का प्रति हेक्टेयर 1 हेक्टेयर उत्पादन देश में कितना है, 1 हेक्टेयर प्रति हेक्टेयर उत्पादन देश में कितना, वो सर्वाधिक था। यहाँ पे पूछ रहा है कि प्रति हेक्टेयर उत्पादन देश में कितना है, इसमें लगभग एवरेज। ठीक है, तो 61 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो 2750 किलोग्राम। ठीक है, 2750 किलोग्राम यहाँ पर होगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या था 2800 किलोग्राम। ठीक है, 2800 किलोग्राम, यहाँ 2750 किलोग्राम, ये एवरेज है। ठीक है, लगभग एवरेज है। चलिए 62 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन और बचा हुआ है, 7-8 क्वेश्चन है। बोलता है कि कॉफ़ी के पौधे की ऊंचाई कितनी है, कॉफ़ी के पौधे की ऊंचाई कितनी है। तो ऑप्शन है 2 से 4 मीटर, या 3 से 6 मीटर, या 6 से 8 मीटर, या 8 से 10 मीटर। बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 62 का। 62 का बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो 3 से 6 मीटर होता है। कॉफ़ी के पौधे की ऊंचाई कितनी होती है, तो 3 से 6 मीटर होती है। बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि पकते समय गेहूँ की फसल के लिए आदर्श तापमान कितना है होना चाहिए। पकते समय, जब गेहूँ पकता उस समय फसल के लिए आदर्श तापमान कितना होना चाहिए। 63 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो 21 से 26 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। ठीक है, 21 से 26 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 64 नंबर बोलता है कि 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में की जाने वाली कृषि को क्या कहा जाता है। जो क्षेत्र में, भारत में वैसा क्षेत्र है जिसमें कि 75 सेंटीमीटर से कम क्षेत्र वर्षा होता है, जहाँ पे 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा होते हैं, उस क्षेत्र में कृषि किया किया जाता है उसको कौन सा कृषि कहा जाता है। तो ऑप्शन है आर्द्र कृषि, या शुष्क कृषि, या निवेश कृषि, या वर्षाधीन कृषि। बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 64 का, तो इसका हो जाएगा शुष्क कृषि बोलते हैं। ठीक है, शुष्क कृषि मतलब कि सूखा हुआ कृषि बोलते हैं लगभग। ठीक है, 75 सेंटीमीटर मतलब कि कम वर्षा। ठीक है, 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले, मतलब कि वहाँ पे बारिश का मात्रा थोड़ा कम है, तो वहाँ पे आप लोग को उस कृषि को क्या बोलते हैं, तो शुष्क कृषि बोलते हैं। बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 65 नंबर बोलता है कपास उत्पादन के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है। कपास के उत्पादन के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है 65 का, तो ऑप्शन है लाल मिट्टी, काली मिट्टी, या पीली मिट्टी, या भूरी मिट्टी। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है कि कपास उत्पादन के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है, तो काली मिट्टी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत इजी सा क्वेश्चन है। चलिए 66 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोलता है कि गन्ना की खेती के लिए कितना तापमान आदर्श माना जाता है। गन्ना की खेती के लिए कितना तापमान आदर्श माना जाता है। ऑप्शन है 28 से 21, या 21 से 27 डिग्री सेल्सियस, या 27 से 30 डिग्री सेल्सियस, या 31 से 35 डिग्री सेल्सियस। बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि गन्ना की खेती के लिए कितना तापमान आदर्श माना जाता है। 66 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो 21 से 27 डिग्री सेल्सियस। बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि भारत का क्यूबा किस क्षेत्र को कहा जाता है। भारत का क्यूबा किस क्षेत्र को कहा जाता है। ऑप्शन है गोरखपुर मथुरा, या भटनी देवरिया, गोरखपुर देवघर, या गोरखपुर देवरिया। बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। भारत का क्यूबा किस क्षेत्र को कहा जाता है 67 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो गोरखपुर देवरिया को कहा जाता है क्यूबा। ठीक है, भारत का क्यूबा। डी नंबर गोरखपुर देवरिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि चीनी किस्म की चाय को कहा जाता है। ठीक है, चीनी किस्म की चाय को कहा जाता है। ऑप्शन है असामिका, या बोही, या रोबस्टा, या अरेबिका। बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। चीनी किस्म की चाय को कहा जाता है 68 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो बोही कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा बोही। पी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 69 नंबर 69 बोलता है कि निम्नलिखित में किस स्थान की चाय को सर्वोत्तम चाय माना जाता है। इनमें से, ये चारों में से किस स्थान की चाय को सर्वोत्तम चाय माना जाता है, चाय किस्म को माना जाता है 69 का। तो ऑप्शन है जलपाईगुड़ी, या दार्जिलिंग, या तवांग, या माउंट आबू। बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 69 का, तो दार्जिलिंग का चाय जो होता है बहुत अच्छा होता है, सर्वोत्तम चाय माना जाता है दार्जिलिंग के चाय को। बी नंबर याद रखिएगा, दार्जिलिंग के चाय को जो है आप लोगों को सर्वोत्तम माना जाता है। बोल रहा है कि निम्नलिखित में किस स्थान को की चाय को सर्वोत्तम माना जाता है। यहाँ पे सभी जगह पर जो है चाय का उत्पादन होता है, तो इसमें किस स्थान के चाय को सर्वोत्तम माना जाता है, तो दार्जिलिंग के चाय को सर्वोत्तम माना जाता है। तो बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए हमारा लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोलता है कि रेशम कीड़ा पालन कहलाता है, रेशम कीड़ा पालन क्या कहलाता है। ऑप्शन है कि सेरी कल्चर, रेशम कल्चर, या पीसी कल्चर, या तीसी कल्चर। बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 70 का।
कि रेशम कीड़ा पालन क्या कहलाता है, तो सेरीकल्चर कहलाता है। ठीक है, सेरीकल्चर कहलाता है। ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ से आप लोग को जो है आप लोग का सेकंड चैप्टर कंप्लीट होता है। कृषि आप लोग का इसका पार्ट 2 था, ये आप लोग का कंप्लीट हो गया। ठीक है, रेशम कीड़ा पालन क्या कहलाता है, ये लास्ट क्वेश्चन था, सेरीकल्चर। ठीक है, अब हम लोग इसका थर्ड यूनिट देखेंगे, थर्ड चैप्टर देखेंगे, फिर 4, 5 5 चैप्टर है लगभग। ठीक है, 5 चैप्टर है शायद, तो आप लोग पाँचों चैप्टर आप लोग को हो जाएगा। ठीक है, एक वीडियो डालूंगा उसमें। ठीक है, 35 क्वेश्चन लगभग रहेंगे, 30 से 35 क्वेश्चन। ठीक है, तो आप लोग को 3 दिन या 2 3 दिन में आप लोग जो है कंप्लीट हो जाएगा ज्योग्राफी का पार्ट। आप लोग का पॉलिटिकल साइंस हम पढ़ा दिए हैं पूरा। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस ठीक है आप लोग को पूरा पढ़ा दिए हैं। पॉलिटिकल साइंस मतलब कि राजनीतिक शास्त्र जो है आप लोग को पूरा पढ़ा दिया गया है। आप लोग को उसका 5 लेक्चर आप लोग को दे दिया गया है, 5 यूनिट का। उसका आप लोग को लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, तो वहाँ से आप लोग देख लीजिए। और इसका भी प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो पिछला जो चैप्टर्स आप नहीं देखें चैप्टर 1, तो उसको भी आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से चैप्टर 2 हो गया। उसके बाद हम लोग जाएंगे, आप लोग का पॉलिटिकल हो गया, ज्योग्राफी भी हो जाएगा। उसके बाद आप लोग को अर्थशास्त्र में जाएंगे, उसके बाद हिस्ट्री पे जाएंगे। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय, जय हिंद। और यहाँ पे देखिए नीचे में आप लोगों को इसका आंसर भी दिया हुआ है सारा का, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो ये सब आंसर आप लोग देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय।